नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, अभी हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वंशानुक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। वंशानुक्रम बालक के विकास से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे और बालक के विकास को मैंने दो चीज़ें बताई थी कि इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है बालक का विकास। उनमें एक तो था वंशानुक्रम, दूसरा था वातावरण। वंशानुक्रम के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे और वंशानुक्रम में भी हम वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, मनोविज्ञान में ही वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांतों में हमने पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों का सिद्धांत, इसके कुछ एक उपनाम के बारे में हमने पढ़ा था। किसे कहते हैं? जनन द्रव्य का सिद्धांत, इसे कहते हैं कर्मिकता का सिद्धांत, इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, इसे ही कहते हैं अमरता का सिद्धांत, इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा था अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादक था लेमार्क था, जिराफ पे प्रयोग किया था, जिराफ पर प्रयोग किया था। इससे पहले वाले में देखें तो इसका प्रतिपादक जो था विजमैन था और चूहों पर प्रयोग किया था। उसके बाद में हमने जो सिद्धांत पढ़ा था, अगला सिद्धांत के दो सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चाएं की थी। उसके बाद में तीसरे सिद्धांत के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तीसरे सिद्धांत के बारे में हमने चर्चाएं कर भी ली थी शायद, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। इसके जो प्रतिपादक थे वो सोरेनसन थे। देखिए, अभी तक हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों में तुम्हारा सौभाग्य होगा कि इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहले पूछ लेगा कि बीज कोषों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, बीज कोषों के सिद्धांत के उपनाम कौन से हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का दे देगा, कर्मिकता का या अमरता का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, विजमैन है, प्रयोग किस पे किया था, चूहों पे किया था। दूसरा, इसमें मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, सिद्धांत का एक सारांश बताया था एक ही शब्द में। पहला है बीज कोषों का सिद्धांत यानी जनन द्रव्य का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। मैंने एक ही बात बताई थी कि प्राणी अपने पूर्वजों से जो गुण, कोई भी प्राणी जो है वो अपने पूर्वजों से जो गुण ग्रहण करता है वो ही बीज कोषों का सिद्धांत है। जैसे गुण उसके माता पिता में है, जैसे गुण उसके दादा दादी में है, जैसे गुण उसके नाना नानी में है, वही गुण आगे चल करके संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं। वही बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत है। और वो बी से बीजमैन, बी से किसने दिया था? बीज कोषों का सिद्धांत बी से बीजमैन ने दिया था। और किस पे प्रयोग किया था? चूहों पे। पहला क्वेश्चन इनमें से साधारण रोम में से पूछ ले, अगर अप्लाइड देकर के ना देगा तो। दूसरा कौन सा है? अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। मैंने एक बात बताई थी कि अर्जित जो चीज़ ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं?
अर्जित। और हमें क्या ग्रहण करने हैं, यहाँ गुण ग्रहण करने हैं। जो गुण ग्रहण किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं, वो किसने ग्रहण किए थे? वो जिराफ ने किए थे। जिराफ जन्मजात से उसकी गर्दन लंबी नहीं थी। जैसे वो इस वातावरण में आया था, उसे भूख लगी थी। को मैंने कहा था कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके कुछ सिद्धांत होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत जिराफ का था दोस्तों। और जिराफ क्या है कि नीचे पड़े, ये जो पेड़ों के नीचे पड़े हुए जो पेड़, ये पत्ते फल फूल हैं, ये नहीं खाता जिराफ। जिराफ केवल और केवल ऊपर लगी हुई टहनियों पे, डालियों पे जो पत्ते लगे होते हैं, उन्हीं का सेवन करता है। और उसने जो बार बार ऐसा प्रयास किया तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये प्रयोग किसने किया था? लेमार्क। लेमार्क ने बता दिया था कि दोस्तों, इस सृष्टि में जो गुण जन्मजात होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रहण भी किए जाते हैं। वो था हमारा अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तीसरा हमने पढ़ा था प्रत्यागमन का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत अपनी अपनी विवेचना प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यागमन के सिद्धांत में हमने पढ़ा था, देखिए, प्रत्यागमन यानी विपरीत। मैं यहाँ लिखूं विपरीत गुणों का सिद्धांत, तो भी कोई किंतु परंतु नहीं है। विपरीत गुणों का सिद्धांत, विपरीत गुणों का सिद्धांत। देखो, इसके प्रतिपादक भी कौन है? सोरेनसन है। अब विपरीत प्रत्यागमन का सिद्धांत, विपरीत गुणों का सिद्धांत, यानी यहाँ समझने की एक ही बात है कि जिसके मैंने बताई थी कि जिसके माता पिता लंबे उसकी संतानें बौनी, जिसकी बौने उनकी संतानें लंबी, जिनके काले उनकी गोरी, गोरों की काली। विपरीत अगर गुण दिखने को मिले, कद काठी में, लंबाई चौड़ाई में, भार में, वजन में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर माता पिता से विपरीत गुण जो देखने को मिले, वो कौन सा सिद्धांत है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। इसके बाद में अगले सिद्धांत की ओर रुख कर रहे हैं। अगला हमारा सिद्धांत है, देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है असमानता का सिद्धांत। किसका है? असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके जो समर्थक थे, समर्थकों में डार्विन थे और लेमार्क थे। असमानता का सिद्धांत। इसके बाद में हम असमानता के बाद में अगला पढ़ेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके जो समर्थक या प्रतिपादक समर्थक थे वो थे सोरेनसन। उसके बाद में एक आता है आपका अगला सिद्धांत आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। ये मेंडल ने दिया था। ये सिद्धांत किसने, इसके प्रतिपादक कौन थे? मेंडल थे। मेंडल कहाँ के निवासी थे? चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे। चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे। चेकोस्लोवाकिया जो है मित्रों, यहाँ चेकोस्लोवाकिया में एक चर्च है। उस चर्च में पादरी का काम करते थे। उस चर्च में किसका काम करते थे? पादरी का काम करते थे। इन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे विस्तार से। पहले सिद्धांत के बारे में हम चर्चाएं करें असमानता का सिद्धांत। देखिए आज का पहला सिद्धांत, असमानता के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं दो चीजें। आप इस सिद्धांत को इस सिद्धांत से तुलना करके पढ़ेंगे। प्रत्यागमन के कुछ गुण हैं वो इस सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। असमानता शब्द से ही आप अर्थ लगाइए, असमानता शब्द से ही आप समझिए कि असमानता जो चीज़ समान नहीं है। अब समान नहीं है, हमने ये दो जगह पढ़ी हैं। एक तो हमने अभी अभी पढ़ा है प्रत्यागमन के सिद्धांत में। प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में हमने अभी अभी पढ़ा है कि यहाँ पे विपरीत गुण होते हैं माता पिता के।
अभी भी आप कह दोगे कि सर इसमें भी, दूसरे सिद्धांत में भी इससे मिली जुली बातें हैं। दूसरे में हमने अभी चर्चाएं कर रहे हैं कि नहीं है, असमानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत। अब मैंने ये की बात कही, यहाँ देखिए, इसी बात से समझ जाना चाहिए था कि प्रत्यागमन जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में मैंने कही कि विपरीत जो गुण है। अब इस सिद्धांत में पूर्ण रूप से जो विपरीत गुण है, यानी माता पिता गोरे हैं तो उनकी संतानें कैसी हैं, गोरे हैं उनकी संतानें कैसी हैं, काली हैं। विपरीत है कि नहीं है? अब काले भी दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो काले होते हैं, दूसरे भयंकर काले होते हैं, दोनों में अंतर है। वैसे तो भारतीय मिला जुला रूप है, ना काले हैं ना गोरे हैं। अब एक तो काले हैं, दूसरे भयंकर काले हैं। वो जो देखे होंगे तुम लोग, केन्या वाले, कुछ एक ऐसे देश हैं जिनमें वो पाए जाते हैं, अपने भारत में पाए जाते हैं कुछ एक ऐसे तत्व। अब यहाँ जो काले, जिनके भयंकर काले हैं और जो गोरे हैं, उनमें विपरीत, पूर्ण से विपरीत अंतर है कि नहीं है? अब एक माता पिता पूर्ण रूप से लंबे हैं, उनकी संतानें बिल्कुल ठीक नहीं है। एक माता पिता ऐसे हैं जिनकी IQ लेवल है वो 140 प्लस है, और एक माता पिता ऐसे हैं जिनका उनकी संतानें जो हैं उनका 25 है। विपरीत है कि नहीं है? पूर्ण रूप से विपरीत गुण इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से जो विपरीत गुण जो है उनमें कुछ असमानताएं होती हैं। यहाँ पे तो पूर्णतः असमानता है। जो प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में मैं यहाँ एक शब्द लिखूं कि पूर्णतः असमानता है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे कुछ असमानता पाई जाती है, और कुछ असमानता है। इसी कारण से यहाँ मान के चलिए कुछ कदकाठी में, यानी जिनके माता पिता अधिक लंबे हैं उनकी संतानें, ये तो नहीं कह सकते कि कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका कहीं ना कहीं उनसे मिला जुला रूप है। कुछ तत्वों में असमानताएं दिखाई देती हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि एक माता पिता हैं जो व्यापार करते हैं, लेकिन उनका बेटा है वो कहीं ना कहीं व्यापार की तरह ही कोई और कार्य करने उसने प्रारंभ किए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि माता पिता के से मिलते जुलते रूप हों और कुछ तत्वों में, कुछ गुणों में वो असमानताएं पाई जाएं, तो वो सिद्धांत हमारा होगा असमानता का सिद्धांत। और इस असमानता के सिद्धांत के समर्थक थे डार्विन और लेमार्क, दो थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगले सिद्धांत की ओर रुख करते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत के जो प्रतिपादक जो थे सोरेनसन थे। समान प्रतिमान के सिद्धांत, देखिए साथियों, कुछ अवस्थाएं आती हैं। इस सिद्धांत को हम दो रूपों में देखेंगे, एक तो अवस्थाओं के रूप में और दूसरा उस प्रजाति के रूप में, कि प्राणियों की कुछ प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों के रूप में देखेंगे, और एक अवस्थाओं के रूप में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ प्रजाति के रूप में, कि जो हमारे जीव है, यानी कि मान के चलिए जो इंसान है, इस सिद्धांत में समझिए, समान प्रतिमान के सिद्धांत में समान होंगे। प्रतिमान का अर्थ होता है मॉडल, यहाँ प्रतिमान का अर्थ होता है मॉडल। मॉडल आपने मॉडल से समझ रहे हैं, BA BEd या BEd जो BSTC के विद्यार्थी हैं मॉडल से अच्छी खासी रूबरू हैं, वो मॉडल क्या होता है। अब समान मॉडल का सिद्धांत, कि जैसे मैं यहाँ कहूँ एक प्रजाति से लेकर के, कि जो इंसान है, इंसानों से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, क्या वो इंसान ही होंगे या पशु होंगे? इंसान ही होंगे। अब यानी मैं कहूँ कि ये जो कुतिया है, उसके जो जीव जो पैदा होते हैं वो उसी जाति के होंगे, कुत्ते या कुतिया। या फिर मैं कहूँ कि इंसानों के जो पैदा होने वाले हैं, लड़के लड़कियाँ,
और पशुओं के जो पैदा होने वाले हैं, वो पशुओं में भैंस के जो अलग प्रजाति है, चूहों की अलग प्रजातियां हैं, और इंसानों की अलग प्रजातियां। इंसान भी एक प्रजाति है। इसी तरीके से साइंस में हम पढ़ते हैं अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं मित्रों, और प्रत्येक प्रजाति में अपनी ही जाति के संतानोत्पत्ति होती है। यानी जीवों में जीवों जैसी और पशुओं में पशुओं जैसी जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां, यानी भैंस के भैंस और उधर गाय के गाय और इंसानों के इंसान, कुत्तों के ये कुतियों के कुतिया, ये ऐसे कुछ प्रजातियां हैं, चूहों के चूहे, ये बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके जैसी प्रजाति उनकी है वैसी ही वो संतानोत्पत्ति करते हैं। पहला तो है ये इसका रूप। इसको मैंने कहा दो रूपों में रखते हैं हम। एक तो प्रजाति के रूप में कि जैसे जिस मॉडल की प्रजाति है, जिस प्रतिमान की प्रजाति है, वैसी ही उनकी क्या है, संतानें हैं। पहली बात। दूसरी मैंने कही जो इम्पोर्टेंट है, अवस्थाओं के रूप में देखते हैं। दूसरी किस रूप में देखते हैं, अवस्थाओं के रूप में। अवस्थाओं के बारे में हम आगे चल करके अध्ययन करेंगे साथियों, लेकिन अवस्थाएं साइकोलॉजी में बहुत अहम रूप अपना योगदान रखती हैं। अवस्थाओं में सबसे पहले देखिए गर्भावस्था है। गर्भावस्था को हम अगर गहराई से पढ़ते हैं तो उसको भी कई रूपों में बांटा जाता है। भ्रूणावस्था है, बीजावस्था है। इस रूप में गर्भावस्था के बाद हमारी साइकोलॉजी में आती है दूसरी अवस्था, शैशवावस्था। तीसरी है बाल्यावस्था, फिर है प्रौढ़ावस्था, और फिर है वर्धावस्था, फिर भाई राम नाम सत है, इतनी ही है। पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आती है। शैशवावस्था के बाद में हम यहाँ पे इनको भी दो भागों में बांटना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्व शैशव काल, उत्तर शैशव काल, उसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। उसी तरीके से बाल्यावस्था के बीच में हमने एक भूल गए हैं एक अवस्था, वो अवस्था है हमारी किशोरावस्था। बाल्यावस्था के बाद आएगी किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आएगी प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद में जो आएगी अवस्था उसका नाम है वर्धावस्था। जब हम बूढ़े होंगे तो ये अवस्था होगी। किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व किशोरावस्था, एक है उत्तर किशोरावस्था। उधर भी प्रौढ़ावस्था का हम अध्ययन नहीं करते हैं बाल विकास में। बाल विकास में इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब देखो दोस्तों, इस सिद्धांत के ऊपर इन अवस्थाओं को लेकर के चलते हैं हम। मैंने कहा इस सिद्धांत को दो रूपों में रखा जाता है। एक तो मैंने कहा प्रजाति के रूप में, और दूसरा किस रूप में, अवस्थाओं के रूप में। अब इस सिद्धांत में समान प्रतिमान, समान मॉडल, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर रूप देखें तो अवस्थाओं का, दुनिया के किसी भी कोने में दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी जीव, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे वो मनुष्य जाति का हो, चाहे वो पशु जाति का हो, चाहे वो पक्षी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का वो जो जीव हो और वो विश्व के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, उन्हें इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा साथियों। ऐसा नहीं है कि बालक सबसे पहले किशोरावस्था आएगी, उसके बाद में वो शैशवावस्था की ओर रुख करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो भारत में जन्मे, चाहे वो वादरा में जन्मे, चाहे वो पाकिस्तान में जन्मे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे, चाहे वो पक्षियों के जन्म ले, चाहे वो पशुओं के जन्म ले, चाहे वो इंसान की जाति के जन्म ले, जहाँ भी जिस भी प्रजाति में जन्म लेगा उस प्रजाति में उसे इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। अब इन अवस्थाओं में पहली अवस्था गर्भावस्था, जो बालक सबसे पहले हम अपने किसी भी पशु जाति, मानव जाति, पक्षी जाति और भी अनेक जातियां हैं, उन जातियों के ऊपर अगर अध्ययन करें तो सबसे पहले गर्भकाल में रहता है। जिस तरीके से बालक गर्भकाल में 9 माह रहता है, सबसे पहले जो बीजावस्था, भ्रूणावस्था मैंने आपको वंशानुक्रम में पहले बताई थी,
कि मानव शरीर का निर्माण किस तरीके से होता है। मानव शरीर का निर्माण गुणसूत्रों 23 अर्धकोशिकाओं से मिलकर के एक जाइगोट नामक आकृति का निर्माण करता है। उसका आकार बिल्कुल सुई के नौ, वहाँ से जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है साथियों। अब वहाँ से जीवन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो होती है हमारी पहली गर्भावस्था। जिस तरीके से हम इसका काल पढ़ते हैं 270 दिन माने जाते हैं गर्भावस्था के, जिसको हम गर्भावस्था के, और उसके बाद इसके सामान्य मत अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं इन जो अवस्थाओं के। पहली जो अवस्था हमारी है वो सामान्य मत के अनुसार पढ़ते हैं तो 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। 0 से 5 वर्ष कहूँ या मैं यहाँ ये लिखूँ कि जन्म से 5 वर्ष। उसके बाद में बाल्यावस्था के बारे में चर्चाएं करूं तो 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था के बारे में चर्चाएं करूं तो 12 से 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर का जो काल होता है, ऊपर के काल के बारे में प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्थाओं के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने साथियों इन सभी का आयु वर्ष जो है वो अलग अलग ही निर्धारित किया है। अब यहाँ कहने सिद्धांत का समझाने का तात्पर्य ये कि प्राणी को इन अवस्थाओं से गुजरना ही गुजरना पड़ता है। सबसे पहले गर्भकाल में, गर्भकाल के बाद शिशुकाल में, शिशुकाल के बाद और शिशुकाल में भी 2 अवस्थाएं यानी पूर्व शैशव काल में। यहाँ पे आपको सीटेट या कुछ एक ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है इनके बारे में। पूर्व शैशव काल में और फिर उसके बाद उत्तर शैशव काल में। अब आप यहाँ कहोगे कि सर ये तो इधर तो आयु वर्ष ये बांट दिया गया, लेकिन उधर क्या है, इनका आधा आधा कर दोगे तो ये आयु काल पूर्व शैशव काल और उत्तर शैशव काल का कहलाएगा। जैसे हमने शुरू के कहे तो 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष ये तो पूर्व शैशव काल और ये उत्तर शैशव काल। और सीधा पूछ ले तो 0 से 6 वर्ष, 0 से 5 या 6 वर्ष ये हमारा रह जाएगा शिशुकाल का समय। उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, पूर्व बाल्यकाल कहलाएगा। पूर्व बाल्यकाल के बाद बाल्यावस्था, और उधर जो अंतिम समय होगा बाल्यावस्था का वो कहलाएगा उत्तर बाल्यकाल। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है उसको स्टैनली हॉल ने कठोर दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल कहा था। साथियों एक परिभाषा और याद कर लो साथ साथ में। तो यही है सिद्धांत हमारा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम यही आशा और उम्मीद करेंगे आप लोगों से। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान के सिद्धांत में उस शब्दों से ही समझिए, शब्द समान है, प्रतिमान यानी जो मॉडल समान है, समान जाति के जीवों में समान संतानोत्पत्ति होती है वो ही समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद में हमारा अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में अभी समय कम है तो अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। अब वापिस उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, पिछले जितने सिद्धांत बचे हैं उन सिद्धांतों पे। अब पुनः समझना है 2 मिनट लगा करके कि हमारे सिद्धांतों में देखिए, पहला हमने सिद्धांत पढ़ा था बीज कोशों का सिद्धांत। याद क्या क्या करना है इन सिद्धांतों में वो बात देखिए। बीज कोशों का सिद्धांत, बीज कोशों के सिद्धांत में सीधा पूछ लेगा। एक तो इसके उपनाम है, उपनाम मैंने अभी बताए हैं। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, इसे कहते हैं अमरता का सिद्धांत। इसे क्या कहते हैं? अमरता का सिद्धांत। इसे ही कहते हैं निरंतरता या कर्मिकता का सिद्धांत, कर्मिकता का सिद्धांत। अब साथियों इसके ऊपर प्रयोग किया था विजमैन ने। किसने किया था? विजमैन ने किया था। प्रयोग किस पे किया था? चूहों पे। और बातें ज़्यादा याद रहे या ना रहे, लेकिन ये बातें जरूर याद रखनी है। ये इसके उपनाम याद रखने हैं। प्रयोग किसने किया था? विजमैन ने। किस पे किया था? चूहों पे। चूहे लिए थे, चूहों की पूंछें काटता रहा, अनेक कई पीढ़ियों के चूहों की पूंछें काटा, लेकिन बिना पूंछ का चूहा एक भी पैदा नहीं हुआ साथियों। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत के बारे में हमने चर्चाएं की थी, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चाएं की थी। लेमार्क ने जिराफ के ऊपर प्रयोग किया था। और उसके बाद में हमने असमानता के सिद्धांत के बारे में चर्चाएं की थी। असमानता का सिद्धांत, असमानता के सिद्धांत के बाद में हमने चर्चाएं की थी समान प्रतिमान का सिद्धांत।
अगला हमारा शायद अंतिम ही सिद्धांत बचा है, उसका नाम है मौलिक गुणों का सिद्धांत। उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई क्लास के साथ।